हेलो 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 प्यारे साथियों, नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूँ साथियों आप लोग स्वस्थ मस्त एंड जबरदस्त होंगे। तो साथियों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे यूपी जीईटी जीएनएम नर्सिंग 2026 को लेकर साइंस के टॉप 20 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे, जो कि आपको सिलेक्शन दिलाने वाले हैं साथियों। जो भी स्टूडेंट कह रहे थे सर साइंस की क्लासेस रेगुलर करिए, तो हाँ भाई, आपकी साइंस की क्लासेज है वो रेगुलर हो चुकी है। तो जो भी साथी, प्यारे साथी, अगर डीबी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हैं तो प्यारे साथियों जुड़ जाइए। आपकी क्लासेज है वो रेगुलर बेसिस पे अब होने वाली है साथियों। इसी के साथ मैं आपसे कहना चाहूंगा, जो भी स्टूडेंट नया है तो भाई चैनल के साथ में जुड़कर हमारा एप्लीकेशन है वो भी डाउनलोड कर लेना, जहाँ पे आपको क्लासेज की पीडीएफ भी मिलती जाएगी। ठीक है, तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलते हैं साथियों वीडियो की तरफ। हमारे आज के क्वेश्चन होंगे वो साइंस के होंगे, टॉप 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपकी सिलेक्शन के लिए जिम्मेदार होने वाले हैं। ठीक है साथियों, तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ साथियों। सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, दी स्टडी ऑफ फील्ड क्रॉप्स इज कॉल्ड। फसलों का अध्ययन क्या कहलाता है साथियों? चार ऑप्शन आपके सामने है साथियों। आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में लगाना होगा। अगर आप गलत आंसर लगाते हो तो मैं आपको विद कॉन्सेप्ट आपको आंसर बताने वाला हूं साथियों, विद कॉन्सेप्ट आपको आंसर बताऊंगा। ठीक है, लेकिन आपसे एक रिक्वेस्ट रहेगी मेरी, आप एक बार जरूर आंसर लगाएं, ठीक है, कमेंट बॉक्स में, ताकि आपको अपनी प्रिपरेशन का पता चल सके। लास्ट में आपको बता के जाना है कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन है वो करेक्ट निकले हैं साथियों। ठीक है, बाकी डीबी प्रो एजुकेशन आपको पूरी हेल्प करने वाला है। अगर कोई भी मदद चाहिए तो आपको हेल्पलाइन नंबर मैंने कॉर्नर में मेंशन कर रखे हैं, इन पे आप कांटेक्ट करके पूछ सकते हो। ठीक है, फ्री आपको टेस्ट सीरीज भी ऐप पे प्रोवाइड कराई गई है, तो जिन स्टूडेंट्स ने ऐप डाउनलोड नहीं किया वो जाकर ऐप डाउनलोड कर ले, वहां पे आपको क्लास नोट्स की पीडीएफ मिलने वाली है साथियों। ठीक है, इसी के साथ में आपने टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से वो भी ज्वाइन कर ले, ताकि नेक्स्ट जो भी क्लासेज होती है सबका वीडियो का लिंक आपको वहां पे डाल दिया जाता है। जो भी इंफॉर्मेशन आपके रिगार्डिंग होती है वो आपको तुरंत प्रोवाइड करा दी जाती है। तो साथियों, अभी तक ज्वाइन नहीं किया तो जाकर ज्वाइन कर लेना, लेट मत होना। बाकी चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा आंसर दिया है एक स्टूडेंट ने, एग्रोनॉमी। सर एग्रोनॉमी करेक्ट आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 1 इज राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 का ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर होगा, एग्रोनॉमी। जो साथियों फसलों का जो अध्ययन होता है क्रॉप्स का, ठीक है, क्रॉप्स का जो स्टडी होती है वो क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। क्या कहलाती है? एग्रोनॉमी कहलाती है। अब इसकी मैं आपको एक थोड़ी सी ट्रिक बता देता हूँ। जैसे कि हम कोई फसल उगाते हैं तो फसल को क्या है, ग्रो करवाना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि उसको उच्च गुणवत्ता वाले खाद्य पदार्थ है वो प्रोवाइड कराना, खाद बीज वगैरह। ठीक है, जितने हम उच्च क्वालिटी के लेंगे उतनी जल्दी वो फसल है वो ग्रो करेगी। ठीक है, तो आप इससे ध्यान रखते हो, जैसे ही फसल ग्रो करती है, फसल क्या करती है? ग्रो करती है। ग्रो करती है तो ग्रो इसमें आ रहा है साथियों, तो यहाँ पे इसकी जो स्टडी है वो क्या कहलाती है? एग ग्रो। ग्रो इसकी स्टडी का जो इसका अध्ययन है उसमें भी आ रहा है। ठीक है, तो आपको एक ग्रो से ध्यान रखना होगा, ग्रो दोनों में आ रहा है। तो फसल है वो भी ग्रो करती है और इसकी स्टडी है उसमें भी ग्रो आ रहा है, तो आपको राइट आंसर क्या लगाना होगा? एग्रोनॉमी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ साथियों। भोपाल गैस त्रसादी का मुख्य उत्तरदायी गैस है साथियों। भोपाल में गैस त्रसादी हुई थी, उसका मुख्य जो उत्तरदायी गैस है वो कौन सा है? किस गैस के रिसाव के कारण यहाँ पे मौतें हुई थी? बताइए। मिथाइल आइसोसाइनेट है, ब्रोमीन है, या फिर क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, या फिर क्लोरीन है? क्या होगा आपका राइट आंसर? भोपाल में साथियों करीबन 1800 और आपका सॉरी 1984 में हुई थी ये। कब हुई थी? 1984 में भोपाल में ये गैस त्रासदी हुई थी। गैस त्रसादी हुई थी। ये इसमें कौन सी गैस जिम्मेदार थी साथियों? मिथाइल आइसोसाइनेट। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर लगाया, मिथाइल आइसोसाइनेट आपका राइट आंसर होगा। मिथाइल आइसोसाइनेट। कौन सी गैस रेस्पॉन्सिबल थी साथियों? मिथाइल आइसोसाइनेट थी, जो कि आपका भोपाल में गैस ट्रेजेडी वाज मिथाइल आइसोसाइनेट। दिसंबर 3 1984 को ये त्रसादी हुई थी साथियों। गैस का जो रिसाव हुआ था वो कब हुआ था? दिसंबर 3 1984 का हुआ था। ए मैसिव लीक ऑफ दिस हाईली टॉक्सिक केमिकल फ्रॉम ए पेस्टिसाइड प्लांट। ठीक है साथियों, एक पेस्टिसाइड जो खरपतवार को नष्ट करने वाले जो भी केमिकल्स होते हैं साथियों, उसका एक प्लांट था, उससे क्या है, एक हाईली टॉक्सिक केमिकल निकला था जिसका नाम क्या है? मिथाइल आइसोसाइनेट, जो कि आपका ऑप्शन में मेंशन कर रखा है। तो इस टॉक्सिक केमिकल के कारण साथियों यहाँ पे मौतें हुई थी, लगभग 1984 की ये बात है साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं आपके सामने है,
इलेक्ट्रिक फायरिंग में इस्तेमाल होने वाली आग बुझाने वाला यंत्र है साथियों। देखिए आग बुझाने वाला यंत्र है, इसमें सिर्फ इलेक्ट्रिक फायरिंग की बात की गई है। जैसे कि लाइट से अगर कोई भी आग लगी हुई है, लाइट से अगर कोई भी आग लग जाती है तो उसकी आग को कैसे बुझाया जाता है वो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया है। अब बहुत से स्टूडेंट लगा रहे हैं कि सर कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन मैं एक चीज आपको बता दूं, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग लाइट से, इलेक्ट्रिक से लगी हुई आग को बुझाने में नहीं किया जाता है। ठीक है साथियों, क्या है आपका पायरिन एक्सटिंग्विशर है, या फिर आपका फोम का एक्सटिंग्विशर है, या फिर वाटर है, या फिर सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर है। इसमें क्या होगा आपका करेक्ट आंसर साथियों? वेरी गुड, बहुत अच्छा, पायरिन एक्सटिंग्विशर। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होने वाला, ऑप्शन नंबर 1। पायरिन बुझाने वाला यंत्र है ये। इलेक्ट्रिक की जो भी फायरिंग होती है, इलेक्ट्रिक जो भी फायर होता है, आग लगती है लाइट के कारण, जो आग लगती है साथियों मोस्टली किसके कारण? लाइट के कारण जो आग लगती है उसको बुझाने के लिए हम कौन सा यंत्र काम में लेते हैं? पायरिन। ठीक है, पायरिन का यंत्र काम में लेते हैं। वहीं अगर आपसे अगर कोई भी आग की अगर बात की जाती है अलावा किसके, एक्सेप्शन इलेक्ट्रिक फायरिंग के, ठीक है, तो आप क्या लगाओगे वहां पे? CO2 लगाओगे। ठीक है, इसी क्लास में आपके नेक्स्ट क्वेश्चन भी होने वाले हैं, मैं वहां पे और भी आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है साथियों, The aqueous solution of 40% फॉर्मेल्डिहाइड इज कॉल्ड। 40% फॉर्मेल्डिहाइड का जो एक्वस सॉल्यूशन होता है वो क्या कहलाता है साथियों? वो आपसे यहाँ पे पूछा गया है, क्या कहलाता है? 40% फॉर्मेल्डिहाइड। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, थाइलिन कहलाता है, या फिर एसिटाइलिन होता है, या फिर पायरिन होता है, या फिर फॉर्मेलिन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन है तो श्योर है साथियों कि फॉर्मेलिन होगा। ठीक है, फॉर्मेलिन भी आपका होने वाला है, क्योंकि फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन है तो उससे क्या बनेगा? 40% फॉर्मेल्डिहाइड से फॉर्मेलिन बनेगा। आपका क्या बनेगा? फॉर्मेलिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है वो आपका करेक्ट होने वाला, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, एलपीजी के मुख्य घटक कौन से हैं? द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द एलपीजी गैस। एलपीजी गैस की साथियों फुल फॉर्म आ सकती है, मैंने आपको पिछली क्लास में क्लियर करवा दिया था इनसे रिलेटेड। जिन स्टूडेंट्स ने पिछली क्लासेस नहीं देखी है, एक बार पिछली क्लासेस जरूर देखिए, क्योंकि मैंने उनमें भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाए साथियों। और अब आपकी साइंस की क्लासेज है वो रेगुलर होने वाली है, बीच बीच में आपकी मैं जीके की और इंग्लिश की क्लासेज भी करवाता रहूंगा। ठीक है साथियों, तो जिन स्टूडेंट ने पिछली क्लास नहीं देखी है जाकर पहले पिछली क्लास देखिए। ठीक है, जिससे कि आपका जो प्रीवियस का जो कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर हो सके। अब साथियों एलपीजी की सबसे पहले तो आपको फुल फॉर्म आना चाहिए, क्या होगी इसका फुल फॉर्म? लिक्विड पेट्रोलियम गैस। ठीक है, द्रवित गैस होती है ये साथियों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, द्रवित पेट्रोलियम गैस इसकी हिंदी में फुल फॉर्म होती है। तो ध्यान रखना, फुल फॉर्म कभी कभी पूछ ली जाती है। और इसका जो मेन घटक होता है वो कौन सा होता है? मिथेन, इथेन, या फिर हेक्सेन होता है, या फिर मिथेन, इथेन, या फिर आपका नॉन होता है, या फिर मिथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन होता है, इथेन, ब्यूटेन और हेक्सेन होता है। क्या होता है? करेक्ट आंसर आपको साथियों लगाना होगा। आपका राइट आंसर क्या होने वाला है? तो इसमें मैं आपको बता देता हूँ साथियों, मिथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन है, ये तीनों गैस, इसका जो मेन जो कंपोनेंट होता है वो होता है आपका मिथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये तीनों गैस है जो इंपॉर्टेंट होती है साथियों, ध्यान रखना। एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम जो गैस है इसका मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट होते हैं वो कौन से होते हैं? एक तो होता है मिथेन होता है, एक प्रोपेन होता है, एक ब्यूटेन होता है। ठीक है, अब इसको आप ऐसे भी शॉर्ट में याद रख सकते हो, एमपीबी या फिर एमबीपी। ठीक है, एमबीपी इसको शॉर्ट में याद रख सकते हो, एमपीबी। एमपीबी का मतलब होता है मिथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ठीक है साथियों, ये तीन गैस है जो मेन है आपकी। ठीक है, इनको ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला देखते हैं साथियों। भाई एक बात और कहना चाहूंगा आपसे, जिन स्टूडेंट्स ने अपनी अटेंडेंस दर्ज नहीं करवाई है, प्लीज एक बार सभी स्टूडेंट वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर जरूर कर दीजिए, ताकि वो भी इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का फायदा उठा सके साथियों। ठीक है, और बहुत ही जल्दी आपको स्टूडियो पर मैं आपकी थ्योरी क्लासेस भी फ्री लेकर आने वाला हूँ साथियों। डीवी प्रो एजुकेशन आपकी जो प्रिपरेशन उसमें बहुत ज्यादा मदद करेगा साथियों। आपको थ्योरी क्लासेस भी आपको मैं फ्री कराने वाला हूँ यूट्यूब पर, बहुत ही जल्दी आपका स्टूडियो से क्लासेस होंगी साथियों। ठीक है, फ्री करवाऊंगा, आपको कहीं से कुछ भी बैच वगैरह लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डीबी प्रो एजुकेशन आपके साथ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी करवाने वाला है साथियों। मैं थ्योरी की भी आपको फ्री क्लासेस चलवाऊंगा। ठीक है, तब तक आप अगर सर बोलते हैं कुछ स्टूडेंट की सर हमें सेल्फ स्टडी करनी है, तो आप ऐप पे जाकर आपको ई बुक मैंने आपको वहाँ पे प्रोवाइड कराए दिए है, तो ई बुक आप ले सकते हो, जिससे आपकी सेल्फ स्टडी कर सकते हो, जिसमें आपको लाइन टू लाइन, ठीक है, लाइन टू लाइन आपको वहाँ पे क्वेश्चन दिए हुए हैं साथियों। बहुत शानदार बुक बनाई गई है साइंस की, वो आपको ऐप पे अपलोडेड मिल जाएगी। ठीक है, वहां से आप अपनी सेल्फ स्टडी
कर सकते हो। बाकी मैं आपको सारी चीजें टाइम टू टाइम प्रोवाइड कराता रहूंगा साथियों। एप्लीकेशन अभी तक डाउनलोड नहीं किया जिन स्टूडेंट ने वो डाउनलोड कर लीजिए साथियों। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन सा है? द मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस। एक प्राकृतिक जो गैस होती है उसका मेन कंपोनेंट कौन सा होता है साथियों? मिथेन होता है, इथेन होता है, ब्यूटेन होता है या फिर हाइड्रोजन होता है? तो इसमें सिंपल सा आंसर आपका मिथेन होता है। कौन सा होता है सर? मिथेन होता है। ठीक है साथियों, मिथेन इज राइट आंसर। प्राकृतिक गैस जो नेचुरल गैस होती है उसका मुख्य घटक कौन सा होता है? ऑप्शन नंबर 1 ए मीथेन होता है आपका। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है आपका, कैडमियम टॉक्सिसिटी कहाँ एसोसिएट हुई थी? बताओ वो किसके साथ में एसोसिएट हुई थी? सबसे पहले तो मैं पूछना चाहूंगा आपसे, जो कैडमियम जो प्रदूषण हुआ था वो किससे संबंधित है? और इसी के साथ में एक क्वेश्चन और पूछूंगा कि ये किस देश में हुई थी, किस कंट्री में हुई थी? सबसे पहले ये बताइए किस कंट्री में हुई थी साथियों। मैं तो आपको बताने वाला हूँ, मिनीमाता डिजीज है या फिर ब्लैक फुट डिजीज है या फिर डायलेक्सिया है या फिर इताई इताई है, क्या है? देखिए मैं बता देता हूँ, कुछ स्टूडेंट आंसर नहीं दे पा रहे हैं लेकिन आंसर मैं सबसे कहना चाहूंगा सभी लगाएं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो इताई इताई जो डिजीज है ये सबसे पहले कैडमियम टॉक्सिसिटी की वजह से ये दिखाई गई थी। ठीक है, दिखाई दी थी ये किसकी वजह से? कैडमियम टॉक्सिसिटी। ठीक है, कैडमियम जो एलिमेंट है साथियों, इसकी टॉक्सिसिटी के कारण कौन सी बीमारी हुई थी? इताई इताई डिजीज हुई थी आपकी। ठीक है, इताई इताई डिजीज हुई थी। ठीक है, ध्यान रखना, इटाई इटाई डिजीज किसके कारण हुई थी साथियों? कैडमियम टॉक्सिसिटी के कारण हुई थी। और किस देश में फैली थी साथियों? ये जापान में सबसे पहले फैली थी। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहाँ से कि इताई इताई डिजीज है वो किसके कारण हुई थी? तो आप बोलोगे सर कैडमियम टॉक्सिसिटी के कारण हुई थी। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछता है किस देश में सबसे पहले फैली थी, तो हम कहेंगे सर जापान में सबसे पहले ये फैली थी। ध्यान रखना, जो स्टूडेंट नोट डाउन कर रहे हैं प्लीज नोट डाउन करते चलना। ठीक है, रेगुलर नोट डाउन करते चलना। मैं आपको जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ वो आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाले हैं। ठीक है, और एक जनरल नॉलेज है, आपको हर जगह काम आएगा ये साथियों। बेसिक जो साइंस मैं आपकी क्लियर करवा रहा हूँ 10th लेवल की आपके एग्जाम के आधार पर, वो आपको बहुत इंपॉर्टेंट है साथियों। ठीक है, क्वेश्चन आ जाए कौन सी डिजीज थी? इटाई इटाई किसके कारण हुई थी? कैडमियम टॉक्सिसिटी के कारण। किस देश में हुई थी? तो साथियों जापान में हुई थी। ध्यान रखना, 3 क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं साथियों। अगला क्वेश्चन है, बल्ब में निम्न में से किस गैस का प्रयोग होता है? बताओ साथियों। आपने लट्टू देखा है? लट्टू गांव में बोलते हैं हिंदी में लट्टू। अब इस लट्टू में साथियों कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? इसका मेन जो एग्जांपल मैं बता देता हूं आपको। जैसे आपने कभी देखा होगा जो 100 वाट के जो बल्ब आते हैं, 100 वाट के जो बल्ब आते हैं, जो रेड कलर की लाइट फेंकते हैं। रेड कलर की जो लाइट होती है, इतनी रेड भी नहीं होती है वो, ब्राउन कलर हम बोल सकते हैं। ब्राउन कलर, ब्राउन कलर की जो लाइट होती है साथियों, आजकल तो एलईडी बल्ब चल गए हैं, एलईडी बल्ब ना। लेकिन यहाँ पे एलईडी बल्ब की बात नहीं हुई, मेन जो बात हो रही है वो आपका जो शीशे वाले जो बल्ब आते थे पहले 100 वाट के, जो ब्राउन कलर का उजाला देते, तो उसमें किस गैस का प्रयोग होता था साथियों? बताओ। हाइड्रोजन गैस है आपका, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, या फिर आपका आर्गन है? कौन सी गैस है साथियों? इसमें आपका करेक्ट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर डी, आर्गन गैस है। कौन सी गैस है साथियों? ऑर्गन गैस। ठीक है, ऑर्गन गैस है, ये आपका बल्ब में फिल की जाती है। कौन सी गैस का प्रयोग होता है साथियों? ऑर्गन गैस का प्रयोग होता है। कौन सी गैस है? आर्गन गैस का आपका प्रयोग होता है। ठीक है साथियों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ वो बिल्कुल वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगा के चलना साथियों। ठीक है, आपके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए सारी सीरीज चलाई गई है साथियों। ठीक है, तो इनको सबको नोट डाउन करते चलना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? फ्रूट्स को, फल को पकाने के लिए कौन सी साथियों कौन सा आपका जो एलिमेंट है वो यूज होता है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स? निम्न में से किसका फलों को पकाने के लिए प्रयोग किया जाता है? बताओ साथियों, फलों को पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? मैथाइलिन होता है, एथाइलिन होता है, एसीटोन होता है, या फिर मिथेन होता है? ठीक है, बताइए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? मेथाइलिन होती है, इथाइलिन। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है एक स्टूडेंट ने। इथाइलिन आपका करेक्ट आंसर होगा। क्या होगा? इथाइलिन। इथाइलिन एक ऐसी गैस है साथियों जो कि किसमें काम में ली जाती है? फलों को पकाने के लिए, राइपनिंग को। यानी कि बहुत से फल होते हैं, आपने देखा होगा जैसे कि अब प्रेजेंट की जो जनरेशन है इसमें बहुत ज्यादा चल रहा है साथियों। क्या है? जो भी फल होते हैं, जो भी फल होते हैं, जो भी सब्जियां होती हैं, वो मतलब छोटी छोटी होती है, तभी उनको पकाने के लिए उनमें थाइलिन है वो इंड्यूस करवा दिया जाता है। क्योंकि जो भी फल है, सब्जियां हैं, वो लेट पकती हैं
और इस इथाइलिन के कारण क्या होता है साथियों, वो समय से पहले ही पकाव दे जाती है, जिससे कि क्या है, आपकी जो खेती है, जो भी आपका किसान है जो खेती कर रहा है, उसको बहुत बेनिफिट होता है, क्योंकि टाइम से पहले खेती निकल जाती है और उसका जो भी बेनिफिट है वो मिल जाता है, ठीक है। लेकिन ये बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है, क्योंकि आर्टिफिशियल राइपनिंग में जो इथाइलिन गैस यूज होती है ये बॉडी के लिए नुकसानदेह होती है, ठीक है। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है उसका कॉन्सेप्ट निकल के आता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। किसका प्रयोग किया जाता है साथियों, इथाइलिन गैस का प्रयोग किया जाता है फलों को जल्दी पकाने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। KMnO4 कैन बी यूज्ड एज, बताओ KMnO4 का जो उपयोग है किसके रूप में किया जाता है, उर्वरक के रूप में किया जाता है, कीटाणुनाशक के रूप में किया जाता है, संक्रमण के रूप में किया जाता है, या फिर कीटनाशक के रूप में किया जाता है, बताइए साथियों। मैं आपको बता देता हूं कि जो ऑक्सीजन के जो भी कंपोनेंट है ना साथियों, ये यूज होते हैं आपके डिसइंफेक्टेंट के रूप में, ठीक है। डिसइंफेक्टेंट बोल सकते हो आप, या फिर एंटीसेप्टिक भी आप बोल सकते हो। ये कुछ टर्म है, आप जैसे ही जीएनएम नर्सिंग करने के लिए जाओगे साथियों, और या फिर बीएससी नर्सिंग करने के लिए आप जा रहे हो, तो ये एंटीसेप्टिक, डिसइंफेक्टेंट, ये कुछ टर्म है ये, ठीक है। आपको ये सारी चीजें बाद में कंप्लीट जो क्लियर होंगी वो आपको जब आप एडमिशन ले लोगे तब क्लियर होंगी। एंटीसेप्टिक और एक होता है डिसइंफेक्टेंट, ठीक है। मैं इन दोनों में आपको जो इनमें डिफरेंस है वो बता देता हूँ। एंटीसेप्टिक साथियों, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उन पर जो भी आपका संक्रमण होता है उनको नष्ट करने के लिए हम जो यूज करते हैं उनको बोलते हैं हम एंटीसेप्टिक। लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन से होते हैं सर, जैसे कि जानवर हो गया, कोई भी जानवर है उस पर अगर हम कोई भी संक्रमण हो रहा है, कोई भी इंफेक्शन हो रहा है, ठीक है, तो हम उसे नष्ट करने के लिए क्या देंगे, एंटीसेप्टिक देंगे, ठीक है। और अगर कोई भी मनुष्य है, मानव है, उसके अगर इन्फेक्शन हो रहा है, कहीं पे भी कट लग जाता है, घाव हो जाता है, तो संक्रमण से बचाने के लिए क्या लगाते हैं हम, एंटीसेप्टिक लगाते हैं। वहीं अगर बात करें सर डिसइंफेक्टेंट क्या होता है, फिर डिसइंफेक्टेंट में सिर्फ इतना सा फर्क है कि ये नॉन लिविंग सरफेस पे यूज होता है, नॉन लिविंग सरफेस पे ये यूज होता है। जैसे कि आपने देखा होगा कमरों में या फिर हॉस्पिटल में अगर बात करें हम, तो जो फर्श को जो साफ किया जाता है, ठीक है, आपने देखा होगा जैसे हॉस्पिटल में रोज सफाई होती है, फिनाइल डाल के होती है, अलग अलग डिसइंफेक्टेंट है उनको डाल के सफाई की जाती है। जैसे कि कोई भी कुर्सी हो गया, मेज होगा, कोई भी नॉन लिविंग जो सरफेस है उस पर आप जब सफाई करते हो, उसका जब संक्रमण दूर करने के लिए उस पर कोई भी अगर चीज डाली जाती है, वो होती है आपका डिसइंफेक्टेंट, ठीक है साथियों, डिसइंफेक्टेंट। तो यहाँ पे KMnO4 है, पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। KMnO4 को क्या बोला जाता है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो ये डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में लिया जाता है, ठीक है साथियों। किसके रूप में काम में लिया जाता है, डिसइंफेक्टेंट के रूप में काम में लिया जाता है। वहीं अगर हम बात करें सर एंटीसेप्टिक कौन कौन से होते हैं जो लिविंग सरफेस पे यूज होते हैं, एंटीसेप्टिक में आता है आपका पोविडीन आयोडीन। आपने ट्यूब देखा होगा, जैसे ही किसी के कट वगैरह लग जाता है तो पोविडीन आयोडीन का ट्यूब लगाते हैं साथियों, जो कि येलो कलर का आता है। आप सब जानते होंगे, जो भी बच्चा क्लास देख रहा है सबको पता होगा कि येलो कलर का पोविडीन आयोडीन का ट्यूब आता है। जैसे किसी के कट लग जाता है या फिर चोट मोच लग जाती है तो उस पर येलो कलर का ट्यूब लगाते हैं, क्योंकि लिविंग सरफेस पे जो एंटीसेप्टिक का काम करता है वो कौन करता है, आपका पोविडीन आयोडीन करता है। जैसे कि आपने देखा होगा साथियों एथेनॉल है, जैसे कि आपने देखा होगा एथेनॉल है, एथेनॉल का यूज किया जाता है। जैसे आपका सैनिटाइजर हो गया, सैनिटाइजर में क्या आता था साथियों, एथेनॉल आता था, ठीक है, एथेनॉल आपका आता था। एथेनॉल की वजह से वो क्या है, जैसे कोरोना महामारी के टाइम पे सैनिटाइजर बहुत ज्यादा यूज हुए थे, क्योंकि उसमें क्या आता, एल्कोहल आता था। क्या आता था, एथेनॉल एल्कोहल बोल सकते हैं हम इसको, एल्कोहल आता था। अब ये एल्कोहल क्या करता है साथियों, ये एल्कोहल अगर हम इसको लिविंग सरफेस पे डालेंगे तो एंटीसेप्टिक का काम करेगा, और नॉन लिविंग पे डालेंगे तो हमें एंटीसेप्टिक की जगह डिसइंफेक्टेंट का काम करेगा, ठीक है। तो ये जो अल्कोहल आता था तो ये एंटीसेप्टिक का काम करता था साथियों। आई होप आप सभी को ये सारी चीजें कंसेप्ट के साथ में क्लियर हो गई होंगी। अगर क्लियर हो गई हो तो एक बार मेरे को कमेंट बॉक्स में यस टाइप कीजिए साथियों, बताइए क्लियर हुई या नहीं हुई, या फिर और भी कोई डाउट है तो बताइए कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए साथियों। क्लियर हो गई तो यस टाइप कीजिए। इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होगा साथियों। क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होने वाला है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, कृत्रिम अपमार्जक तैयार किए जाते हैं, जो सिंथेटिक जो भी डिटर्जेंट होते हैं वो किससे तैयार किए जाते हैं, पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड से, या फिर आपका सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड से, या फिर हाइड्रोकार्बन ऑफ पेट्रोलियम से।
किससे तैयार किए जाते हैं साथियों, मैं आपको बता देता हूँ। डिटर्जेंट, डिटर्जेंट अगर बात की जाती है तो डिटर्जेंट वो होते हैं साथियों जो दाग धब्बा होता है हमारे कपड़ों पर, उनको हटाने के लिए जो हम इस्तेमाल करते हैं वो होते हैं डिटर्जेंट पाउडर। ठीक है साथियों, डिटर्जेंट जिनको हम साबुन भी बोलते हैं, ठीक है, साबुन सर्फ भी हम उनको बोलते हैं। तो साथियों जो अपवार्जक है उनको तैयार करने के लिए क्या काम में लिया जाता है, तो मैं आपको बता देता हूँ। अगर साबुन की कहीं पे भी बात आती है तो आपको सबसे पहले सोडियम ध्यान रखना होगा साथियों। क्या ध्यान रखना होगा? सोडियम ध्यान रखना होगा। ठीक है, सोडियम, सोडियम का जो साल्ट है वो इसमें हमेशा यूज होता है साबुन की अगर कहीं पे भी बात करें तो। आप इसमें देख लो सोडियम आपको कहाँ दिख रहा है, इधर पोटेशियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड, इधर सोडियम। ये रहा आपका ऑप्शन नंबर बी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका राइट आंसर होने वाला है, सोडियम साल्ट ऑफ हायर फैटी एसिड। उच्च बसीय अम्लों का सोडियम लवण में आपका इस्तेमाल किया जाता है अपमार्जक साबुन बनाने के काम में लेते समय। ठीक है, आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन साथियों देखिए, निम्न में से किसका उपयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है? साथियों सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में आंसर लगाते चलो, लास्ट में बता के जाना कि सर हमारे कितने क्वेश्चन करेक्ट निकले हैं साथियों, जरूर। ठीक है, और साथियों मैं कहना चाहूंगा जिन स्टूडेंट ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया प्लीज एक बार वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास में। ठीक है, लाइक करके अपनी अटेंडेंस जरूर दर्ज करवा देना मेरे प्यारे रसगुल्लो, सभी से मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। ठीक है, बाकी अगला क्वेश्चन आपके सामने है, विच अमंग द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर फायर एक्सटेंसर? बताइए, उपयोग अग्निशमन यंत्र में किया जाता है, क्या किया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। ये थोड़ा और भी आपको डाउटफुल करने के लिए डबल ऑप्शन दे दिए, ओनली वन करेक्ट है इसमें या फिर ओनली टू करेक्ट है या फिर ओनली थ्री, कौन सा आपका करेक्ट होने वाला है साथियों बताइए। अग्निशमन में कौन सा उपयोग किया जाता है? तो मैंने आपको बताया था, अगर आपसे इलेक्ट्रिक की बात की जाए, ठीक है, इलेक्ट्रिक की अगर बात की जाए आपसे तो आपको क्या करना होगा? पायरीन करना होगा। बाकी अदर की अगर बात की जाए तो आप क्या करोगे? कार्बन डाइऑक्साइड। बहुत अच्छा आंसर दिया, वेरी गुड, ऑप्शन नंबर वन इज करेक्ट। तो ओनली वन, ओनली वन आपका करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है साथियों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। साथियों जिन स्टूडेंट ने अभी तक एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं किया है एक बार एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लें साथियों, वहां पर आपको क्लासेज की पीडीएफ भी मिल जाएगी। और आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वो भी आप ज्वाइन कर लेना ताकि आपके वहां से सारे जो भी डाउट है कि सर कब हमें क्लास का लिंक मिलेगा, कब क्लासेज होती है, इसके रिगार्डिंग कोई भी नोटिफिकेशन, कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, सब आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप पर प्रोवाइड करा दी जाती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से ले सकते हो। बाकी अगर आपको वहां पे नहीं जाना है तो आप हेल्पलाइन नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, हाय। आप जैसे ही मैसेज करोगे तो आपके पास में टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, सबकी आपको लिंक मिल जाएगा, तो वहां से भी आप डायरेक्ट ज्वाइन कर सकते हो साथियों। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रॉक साल्ट निम्न में से किस खनिज युक्त होता है साथियों? रॉक, रॉक मीन्स होता है साथियों चट्टाने। ठीक है, रॉक का मतलब होता है चट्टाने। ठीक है, रॉक साल्ट कंटेन विच मिनरल, जो चट्टानों से जो नमक प्राप्त होता है वो कौन सा होता है साथियों? अब नमक का जो सिंपल फॉर्मूला है वो अगर पता होगा तो आप आंसर है वो लगा दोगे साथियों। क्या है नमक का फॉर्मूला? NaCl, सोडियम क्लोराइड। नमक का फॉर्मूला है साथियों NaCl, ध्यान रखना नमक का फॉर्मूला है वो कौन सा है? साधारण नमक का NaCl आपका क्या है? NaCl। अब Na को क्या बोलते हैं हम? सोडियम, और Cl को बोलते हैं हम क्लोराइड। क्या बोलते हैं साथियों अगर हिंदी में बात करें तो हम? सोडियम क्लोराइड। क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। ठीक है साथियों, सोडियम क्लोराइड। अब सोडियम क्लोराइड देख लीजिए साथियों कौन सा साल्ट इसमें से मैच हो रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा, सोडियम। वेरी गुड, बहुत अच्छा, सोडियम इज करेक्ट आंसर। रॉक साल्ट होता है, साल्ट को बोलते हैं साथियों नमक। ठीक है, तो जो चट्टानों से जो नमक प्राप्त किया जाता है, जो भी समुद्र से जो नमक प्राप्त किया जाता है साथियों, उसमें कौन सा आपका मिनरल है वो इंपॉर्टेंट होता है? वो होता है आपका सोडियम साल्ट। ठीक है, सोडियम प्लस में आपका क्या होता है? क्लोराइड होता है। ठीक है, तो सोडियम आपका राइट आंसर होगा। अगला देखते हैं, सूखी बर्फ या फिर ड्राई आइस किसे कहते हैं साथियों? व्हाट इज ड्राई आइस? सूखी बर्फ, जैसे कि आपने देखा होगा सूखी जो बर्फ होती है, जैसे कि बर्फ है वो एक तरह से सूखी होती है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताना चाहूंगा, जैसे आप किसी बर्फ को गर्म करते हो तो वो पिघलने लग जाती है। ठीक है, आप जैसे ही इसको आईसी या फिर फ्रीजर में अगर आप इसको जमाओगे तो ये सूख जाएगी, बिल्कुल कड़क हो जाएगी साथियों। तो ये किसकी होती है ये? तो इसमें कौन सी गैस होती है? कार्बन डाइऑक्साइड होती है या फिर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड होती है, सल्फर डाइऑक्साइड होती है, या फिर ठोस जल होता है साथियों। ठीक है, जल होता है। तो जल साथियों एक तरल पदार्थ होता है। जल क्या होता है? एक तरल पदार्थ होता है। पानी तरल पदार्थ होता है, तो
सॉलिड वाटर तो आपका होने वाला नहीं है, ना ही आपका सल्फर होता है, ना ही आपका नाइट्रोजन होता है, तो इसमें होता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है, जो सूखी बर्फ होती है साथियों वो किसकी होती है, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 1 इज करेक्ट आंसर साथियों। बहुत अच्छा आंसर लगाया ऑप्शन नंबर 1, जिन स्टूडेंट ने लगाया वेरी गुड, बहुत अच्छा दिया आंसर, आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, फायर एक्सटिंग्विशर एमिट विच गैस। जो फायर एक्सटिंग्विशर आपने देखे होंगे जो पेट्रोल पंप पे लगे होते हैं, मोस्टली आजकल वाहनों में भी फैसिलिटी प्रोवाइड करा दी है, वाहनों में लगे होते हैं, आपने देखा होगा बड़ी बड़ी कंपनीज में, कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में, सब जगह लगे होते हैं। तो उसमें कौन सी गैस है वो पाउडर के रूप में भरी जाती है साथियों। आपने देखा होगा पाउडर निकलता है येलो कलर का, कुछ ब्राउन कलर का, कुछ ऐसा पाउडर निकलता है, वो किस गैस का होता है। मैंने आपको ये क्वेश्चन 2 बार क्लियर करवा दिया, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। किसका होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, साबुन में कौन सा क्षार उपस्थित होता है, मैंने आपको अभी बताया है। साबुन की जहां पे बात करें तो हम किसको पकड़ेंगे, सबसे पहले पकड़ के बैठ जाओ आपका सोडियम को। किसको पकड़ के बैठ जाओ साथियों, सोडियम को। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड आपका राइट आंसर होगा। कौन सा क्षार होता है साथियों, वो होता है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पेट में भोजन के अपापचयन के उपचार के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। अपापचयन मतलब समझते हो साथियों, अपापचयन देखिए मैं आपको बता देता हूँ, डाइजेशन, डाइजेशन को हम बोलते हैं साथियों, डाइजेशन जैसे कि देसी अगर गांव में अगर बात करें हम, तो बोलते हैं पेट में अगर अपच हो जाती है, अपच, ठीक है, अपच, अपच का मतलब है यानी कि कोई भी खाना हम खा रहे हैं वो पच नहीं रहा, ठीक है, पच नहीं रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, डाइजेस्ट नहीं हो रहा, तो उसको हम क्या प्रोवाइड कराएंगे साथियों, जिससे कि उसको खाना है वो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके, एसिडिटी ना बने, उससे एसिड का भी प्रोडक्शन कम हो, तथा उसमें क्या है गैस भी, ठीक है, गैस भी कम बनने लग जाए। तो किसका प्रयोग करते हैं इंडाइजेशन को ट्रीट करने के लिए साथियों, इंडाइजेशन को जो ट्रीट करने के लिए हम प्रयोग करते हैं वो किसका करते हैं, एंटासिड का साथियों, एंटासिड, ठीक है। क्योंकि इंडाइजेशन कब होता है साथियों, जब एसिड की मात्रा स्टोमक से ज्यादा निकलने लगती है, एसिड, ठीक है। आपको क्वेश्चन आ सकता है, एक क्वेश्चन मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ, स्टोमक, स्टोमक से कौन से अम्ल का श्रावण होता है साथियों, कौन सा अम्ल है वो एक्सक्रिएट आउट होता है, तो वो होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, HCl होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी जानते हैं साथियों। क्या नाम से जानते हैं, गैस्ट्रिक जूस, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस के नाम से भी इसको जाना जाता है, गैस्ट्रिक जूस। तो साथियों जो HCl निकलता है आपके किस पार्ट से निकलता है बॉडी के, क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे सर आमाशय से। कौन सा पार्ट है, आमाशय, जिसको हिंदी में क्या बोला जाता है, सॉरी, जिसको इंग्लिश में क्या बोला जाता है, स्टोमक बोला जाता है। स्टोमक क्या निकलता है, HCl निकलता है, जो किसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, इंडाइजेशन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। तो भाई साहब ये आपका जो HCl निकल रहा है ये एक प्रकार का अम्ल है, अम्ल है, क्या है, एसिड है। तो एसिड को रोकने के लिए हम इसका अपोजिट देंगे, तो उसको इसमें क्या लगा देंगे, हम एंटी लगा देंगे, ठीक है, एंटी एसिड। तो एंटी एसिड की जो टर्म है इसको क्या बोला जाता है, एंटासिड बोला जाता है, ठीक है, अम्ल नाशक। तो अम्ल का जो प्रोडक्शन है ज्यादा हो गया, उसको कम करने के लिए क्या देंगे, हम एंटासिड देंगे, जिससे कि हमारा जो इंडाइजेशन हो रहा है वो डाइजेस्ट हो सके और हमारी जो कब्ज है उसमें राहत मिल सके। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देखिए साथियों, 18 क्वेश्चन आपके सामने है साथियों, विच एसिड इज रिलीज व्हेन एन एंटी वाइट्स, ठीक है साथियों, जब चींटी काटती है तो कौन सा जो एसिड है वो रिलीज करती है। मैं आपको ये थ्योरी की क्लासेस में सारा और भी आपको डिटेल से मैं पढ़ाने वाला हूँ साथियों, ठीक है। तो अभी तक आप डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो साथियों जुड़ जाना, जिससे कि आपकी प्रिपरेशन है वो और भी बेहतर हो सके, ठीक है। चींटी के डंक, जैसे ही चींटी काटती है साथियों, जैसे ही स्किन पे डंक लगाती है तो कौन सा अम्ल निकलता है, HCl निकलता है। नहीं सर, HCl तो आपने अभी बताया है, मैंने आपको जस्ट अभी बताया HCl कहाँ से निकलता है, बताइए जरा कमेंट बॉक्स में, आपने क्लास ध्यान से देखी है क्या, कमेंट बॉक्स में बताइए HCl कहाँ से निकलता है। मैंने अभी बताया तो HCl नहीं होने वाला है आपका, फॉर्मिक अम्ल, जो आपका राइट आंसर होगा। एक स्टूडेंट ने बहुत अच्छा आंसर लगाया, फॉर्मिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल। चींटी का जो डंक होता है उससे कौन सा अम्ल निकलता है साथियों, फॉर्मिक अम्ल निकलता है। कौन सा, फॉर्मिक अम्ल, वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट होगा। एसिटिक अम्ल भी नहीं होता है, नहीं आपका फॉस्फोरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं साथियों, सेकंड एंड लास्ट क्वेश्चन आपका होने वाला है, विच ऑफ द फॉलोइंग गैसेज इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू इनकम्प्लीट कंब्यूजन ऑफ फ्यूल। कौन सी गैस ईंधन के आंशिक दहन से उत्पन्न होती है साथियों, बताओ। इनकम्प्लीट यानी कि हम कह सकते हैं आधा
आधा बोल सकते हैं जैसे आधा जला हुआ, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है, कंफ्यूजन का मतलब होता है जलना, ठीक है। इनकम्प्लीट का मतलब होता है आधा, मतलब कंप्लीट नहीं जला है, वो अभी आधा जला है, जिससे क्या है कि धुआं निकलता है। जैसा आपने गांव में देखा होगा, जैसे चूल्हे पे रोटी करती है माताएं बहनें, तो धुआं उत्सर्जित होता है, धुआं उत्सर्जित होता है। तो इस धुएं में कौन सी गैस निकलती है साथियों, जैसे ही ईंधन जलाते हैं लकड़ी वगैरह, तो उससे कौन सी गैस निकलती है, आपका कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, या फिर मीथेन निकलती है, इथेन निकलती है। कौन सी गैस है साथियों, कमेंट बॉक्स में जल्दी बताइए। बहुत अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड, CO, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है साथियों, कौन सी गैस होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है आपकी, जो कि कंफ्यूजन के थ्रू निकलती है। जैसे कि एक केस आया था कुछ ही दिनों पहले, मैं आपको बता देता हूँ कि 3-4 दोस्त थे, वो क्या है, होटल में रूम लेकर रह रहे थे। अब उन्होंने क्या किया, गेट को बंद कर दिया, गेट को बंद कर दिया, अंदर उन्होंने धुआं कर लिया, ठीक है। धुआं कर लिया, वो रीजन उसमें कुछ था जैसे कि मच्छर वगैरह होंगे, तो उनको मारने की वजह से धुएं से मच्छर नहीं आते। लेकिन साथियों, ये चीज आपको भी अपनी लाइफ में ध्यान रखना होगा कि जो धुआं होता है उसमें कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। और साथियों, जो कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है, ये बॉडी के लिए इतनी हानिकारक होती है, अगर कुछ समय तक कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती रही और ऑक्सीजन ना मिली, तो साथियों आदमी की डेथ भी हो सकती है, एक ह्यूमन की डेथ भी हो सकती है, क्योंकि ये साथियों बहुत टॉक्सिक गैस मानी जाती है। तो आपको भी ध्यान रखना होगा, कभी भी जो बंद रूम होता है, बंद कमरा होता है, बंद मकान होता है, उसमें आपको जो धुआं है वो नहीं फैलाना है, ठीक है। ओपन में आप कर सकते हो, लेकिन बंद कमरे में आप नहीं करोगे, क्योंकि साथियों बॉडी के लिए टॉक्सिक होती है। इससे अगर थोड़ा भी टाइम तक अगर कार्बन मोनोऑक्साइड मिलती रही, ऑक्सीजन ना मिली, तो डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना होगा इन फ्यूचर, ठीक है। क्योंकि आप नर्सिंग करने जा रहे हो, आपको ये सारी जो फर्स्ट एड जो ट्रीटमेंट है, ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखनी होंगी, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड अगर मिलती है तो पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। इसीलिए उसको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है, ऑक्सीजन तुरंत प्रोवाइड कराया जाता है। तो साथियों, आपका क्वेश्चन था जो इनकम्प्लीट कंफ्यूजन होता है, जो ईंधन है उससे जो धुआं निकलता है, कौन सी गैस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन एंड लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होने वाला है आपका, रबिंग सरफेस ऑफ मैच बॉक्स हैज पाउडर्ड ग्लास एंड लिटिल रेड। साथियों बताइए, जो माचिस की जो तिल्ली होते हैं उसको रगड़ने के लिए डिब्बी पर बनी भूरी सतह होती है, वो किसकी बनी होती है, शीशे के चूर्ण के साथ में कौन सा उसमें एलिमेंट होता है। देखिए, उसमें शीशे का चूर्ण होता है, ठीक है, शीशे का उसमें चूर्ण होता है, लेकिन उसके साथ में एक एलिमेंट भी होता है, वो कौन सा होता है, एंटीमनी, पोटेशियम टार्ट्रेट होता है, आर्सेनिक होता है, सिलिकॉन होता है, फॉस्फोरस होता है। साथियों बताइए, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फॉस्फोरस। कौन सा होता है साथियों, फॉस्फोरस होता है, जिसके कारण ही उसमें आग लग पाती है। जो माचिस की तिल्ली का जो बॉक्स होता है साथियों, उस पर रेड कलर की जो शीशे के साथ में जो मिक्स एलिमेंट आता है, वो आता है आपका फॉस्फोरस। तो इनको रगड़ने से क्या है, आपका आग है वो तुरंत पकड़ जाती है साथियों। कि कौन सा एलिमेंट होता है, फॉस्फोरस। ध्यान रखना होगा साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, और लाइफ में भी बहुत काम आने वाला है। आगे अगर कोई भी आप एग्जाम दोगे तो आपको जरूर काम आएगा साथियों, ठीक है। इसी के साथ में हमारी जो वीडियो है उसको करते हैं दी एंड साथियों। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक बार लाइक करके अपने दोस्तों के पास में शेयर कर देना, और मेरे को एक बार कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना वीडियो कैसी लगी, ठीक है। और कोई भी अगर कमी रही है तो भी मेरे को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता देना, ताकि हम और भी इम्प्रूवमेंट कर सके साथियों। आप टेलीग्राम, व्हाट्सअप, इंस्टा और जीमेल, यूट्यूब सबके साथ में साथियों जुड़ जाना। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आप हमें जीमेल कर सकते हो, ठीक है। बाकी आपको हेल्पलाइन नंबर मेंशन कर रखे, कोई भी अगर मदद चाहिए, कोई भी इंक्वायरी करनी है, तो आप हमें व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हो, ठीक है। आप हमें डायरेक्टली कॉल भी कर सकते हो। अभी तक साथियों डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, यह चैनल आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। साथ में साथियों बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, ताकि आगे आने वाली हर वीडियो न्यूज़ नोटिफिकेशन आपको मिल सके साथियों, ठीक है। बाकी करते हैं वीडियो को स्टॉप साथियों। वीडियो कैसी लगी, और हाँ, आपके 20 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपके करेक्ट गए, वो मेरे को आप जरूर लिख के बताना साथियों, कि सर हमारे इतने क्वेश्चन करेक्ट गए हैं, क्या हमारी प्रिपरेशन सही चल रही है, ठीक है। सभी साथी वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर कर देना। बाकी करते हैं वीडियो को स्टॉप। थैंक यू सो मच एवरीवन, मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बने रहना डीवी प्रो एजुकेशन के साथ में। जय हिंद, जय भारत।